बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड बोर्ड जेएसी 2026 परीक्षा कार्यक्रम जारी। 3 फरवरी से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी की डेट शीट। दोनों परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। मैट्रिक की परीक्षा 3 फरवरी से होगी शुरू। 17 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी मैट्रिक परीक्षा। इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से 23 फरवरी तक होगी आयोजित। 2 पालियों में ली जाएगी परीक्षा। बड़ी जानकारी सीधे रांची से। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब देखिए जो उत्सुकता थी छात्रों में और वो इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब डेट शीट भी जारी कर दी गई है। और ऐसे में झारखंड बोर्ड परीक्षा जो है 2026 परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 3 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक भगत हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, देखिए 3 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। छात्रों में कितनी घबराहट और कितनी उत्सुकता दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो 3 फरवरी से शुरू होगी और 17 फरवरी तक यानी कि चलेगी। परीक्षा कैसे राज्य में सुरक्षित तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो, और इसे लेकर जो है जैक के तरफ से तमाम जो सेंटर्स बनाए गए हैं, सब सेंटर्स को लेकर जो शिक्षकों की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है तमाम तैयारियां की गई है कि कदाचार मुक्त परीक्षाएं हो। और इसको लेकर 2 पाली में जो परीक्षाएं होगी, पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होगी। और लगभग 1200 से अधिक यानी कि पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो 1200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तमाम सुरक्षा की निगरानी के लिए व्यवस्था रखी गई है। सीसीटीवी से और काउंसिल की तरफ से छात्रों को भी अपील की गई है परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे, क्योंकि निर्धारित ड्रेस कोड और दिशा निर्देश का पालन करें। और तमाम जो मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह प्रतिबंध रखा गया है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कैसे कदाचार परीक्षा हो, इसे लेकर जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से निर्देश भी साफ तौर पर जारी किया गया है। और एक तय समय पर जो है परीक्षा लेने के बाद जो है परीक्षाओं का परिणाम भी निकालना होता है। तो ऐसे में एकेडमी की तरफ से हर साल कैसे समय पर प्रतिबद्ध छात्रों के प्रति झारखंड में एक तय समय पर जो है परीक्षा लिया जाए और कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इस दिशा में इस एकेडमी की तरफ से एक प्रयास किया जाता है और वो सफल रहता है। लेकिन पिछले साल की अपेक्षाएं अगर देखा जाए तो छात्रों की संख्या जो है काफी बढ़ी हुई है। तो ऐसे में जो इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो लगभग 3 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। और साथ ही अगर देखा जाए तो 12वीं इंटर की परीक्षाएं जो है वो 3 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। 2 पाली में परीक्षाएं होगी। पहली पाली की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगा और 12:30 बजे तक। पाली की 1:45 से शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगी। तो ये जो शेड्यूल है जैक की तरफ से जिस साइट पर बताया गया है और परीक्षाएं कैसे कदाचार मुक्त हो, इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइंस आते हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से सूचित किया जाता है। परीक्षा केंद्रों पर तमाम तैयारियां है वो कदाचार परीक्षाएं। आप नजर बनाए रखें और देखिए सुरक्षा की भी व्यवस्था जो है तमाम तरह के देखने को मिलेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की बात कर ली या फिर तमाम सुरक्षाओं की व्यवस्था भी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ेंगे जहां झारखंड जैसे राज्य के लिए विश्व आर्थिक मंच में भागीदारी महज वैश्विक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट का संकेत है। देश के खनिजों से संपन्न राज्यों में झारखंड अग्रणी स्थान रखता है। यहां कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स के व्यापक भंडार है, जो भारत के औद्योगिक ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र और आदिवासी बहुलता के कारण सतत एवं समावेशी विकास झारखंड के विकास यात्रा का मूल आधार है। ऐसे में झारखंड के लिए दावोस केवल औपचारिक भागीदारी का प्रतीक नहीं, बल्कि यह वो स्थान है जहां निवेश की संभावनाएं आकार लेती है, रणनीतिक गठबंधन बनते हैं और विकास, स्थिरता एवं लचीलेपन से जुड़े दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण तय किए जाते हैं। यह ऐसा मंच है जहां विचार साझेदारियों में बदलते हैं और नीति, पूंजी, नवाचार और विकास की प्राथमिकता एक साथ बढ़ाती है। आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर वासियों को बनारस और हरिद्वार की तर्ज पर मास्टर रेखा की भव्य आरती का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, जो पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। यही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो, स्थानीय विधायक सरयू राय समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सोनारी स्थित दो मुहानी संगम घाट पर दो मुहानी संगम महोत्सव 2026 भव्यता के साथ संपन्न हुआ। हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। स्मारक हम लोग खड़ा करेंगे, जो स्मारक महाप्रभु ने जो स्थल पर यहाँ का ये प्रचलित मेला है, और हमको लगता है कि जमशेदपुर शहर बसा नहीं था, टाटा स्टील की भी स्थापना नहीं हुई थी। उससे पहले से यहाँ पर यहाँ के आदिवासी मूलवासी के द्वारा ये टूसू मेला का आयोजन करते हुए अभी तक आ रहा है। आज इतना बड़ा शहर, आज इतना बड़ा पॉपुलेशन इस शहर के होने के बावजूद भी इस मेला की खासियत बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। जमशेदपुर सोनारी दो मुहाने स्थित टूसू घाट पर झारखंडी संस्कृति की भव्य झलक देखने को मिली, जहां पर झारखंड सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विराट टूसू मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में झारखंड, बंगाल और ओडिशा से लाई गई आकर्षक टूसू प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। बेहतर प्रतिमा और उसकी प्रस्तुति को लेकर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें कई क्षेत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया। मेले में झारखंडी पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जहां आपको बता दें कि ढोल, मांदर और लोकगीतों की गूंज के बीच कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। पूरे झारखंड की संस्कृति की झलक एक ही मंच पर देखने को मिली। यहां विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और जिले के सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने कलाकारों का उत्साह वर्धन किया। स्थल पर यहाँ का ये प्रचलित मेला है, और हमको लगता है कि जमशेदपुर शहर बसा नहीं था, टाटा स्टील की भी स्थापना नहीं हुई थी। उससे पहले से यहाँ पर यहाँ के आदिवासी मूलवासी के द्वारा ये टूसू मेला का आयोजन करते हुए अभी तक आ रहा है। आज इतना बड़ा शहर, आज इतना बड़ा पॉपुलेशन इस शहर के होने के बावजूद भी इस मेला की खासियत बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। संपूर्ण पंच परगना क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय जो है त्योहार टूसू पर्व की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। मकर संक्रांति के बाद पूरे क्षेत्र में एक के बाद एक कई मेलों का आयोजन किया जाता है, और ऐसे में ही टूसू मेले का बोंडो में आगाज बुधवार को पगला बाबा मेले के साथ हुआ। इसके बाद पूरे पंच परगना क्षेत्र में अलग अलग दिनों में लगभग प्रतिदिन टूसू मेले आयोजित होते हैं। बोंडो में टूसू मेले का समापन सूर्य मंदिर मेले के साथ होता है, जो प्रतिवर्ष 25 एवं 26 जनवरी को लगता है। स्थानीय लोगों में इन टूसू मेलों को लेकर अत्यधिक उत्साह रहता है, और ऐसे में आपको बता दें कि बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में आयोजित पगला बाबा मेले में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते गाते पहुंचे। मेले में बूगी बूगी डांस सहित अनेक स्टॉल लगाए गए थे। इसके साथ ही मेले में महिला फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक विकास मुंडा, डीएसपी ओम प्रकाश, बुंडू थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा, महिला थाना प्रभारी खुशबू कुमारी मेले में शामिल हुई। विधायक विकास मुंडा ने संपूर्ण पंच परगना वासियों को मकर संक्रांति और टूसू पर्व की शुभकामनाएं दी।
तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बुंडू में मकर संक्रांति पर पगला बाबा मेला आयोजित किया गया है। मेले में हजारों की संख्या में यहां लोग पहुंचे हुए हैं। विधायक विकास मुंडा ने टूसू की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। ये सीधी तस्वीरें आपको बुंडू से दिखा रहे हैं जहां संपूर्ण परगना क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार टूसू पर्व की शुरुआत जो है वो मकर संक्रांति से होती है और ऐसे में मकर संक्रांति के बाद पूरे क्षेत्र में एक के बाद एक कई मेलों का आयोजन होता है। जी हाँ, इसके साथ देखिए ये मेले का आयोजन हुआ है, तमाम लोगों की मौजूदगी है और इसके साथ ही साथ काफी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। स्थानीय लोगों में टूसू मेले को लेकर अत्यधिक जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में आयोजित पगला बाबा मेले में हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे ढोल नगाड़े के थाप पर नाचते गाते पहुंचे। मेले में बूगी बूगी डांस सहित अनेक स्टॉल लगाए गए थे। और हमारे पूरे पचपरना के लिए और झारखंड के लिए भी एक बहुत आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती पौराणिक रूप से समय का त्योहार का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे साल भर लोग इस समय का इंतजार करते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरा देश को अपने अपने तरीके से अपने अपने रीति रिवाज अपने अपने कल्चर के हिसाब से इस दिन को इस समय को सेलिब्रेट करता है, लेकिन हमारे पटना क्षेत्र में इसको सेलिब्रेट करने का तरीका, इसको मनाने का तरीका थोड़ा सा अनोखा है। यहाँ लोग मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक देश में दही चूड़ा खा करके इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे पटना क्षेत्र में इसको एक तरीके से कहिए लोग अपने गीत के साथ, अपने नृत्य के साथ, अपने पारंपरिक परिधानों के साथ और हमारा जो पारंपरिक एक तरीके से कहिएगा कि खान पान के साथ भी इसको पूरे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा साइबर अपराध थाना की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मैजिक पिन ऐप के माध्यम से फोन पे पर 1999 रुपए कैशबैक का मैसेज भेजते थे और लोगों से उसे एक्सेप्ट करने को कहते थे। जैसे ही ग्राहक एक्सेप्ट करता था वैसे ही ठगी की रकम पिंक मैजिक ऐप में ट्रांसफर हो जाती थी। इसके बाद उस पैसे से गिफ्ट कार्ड खरीदकर कमीशन पर बेच दिया जाता था। जामताड़ा पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कल हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हो रहा था कि करमाटाड़ा क्षेत्र में शामू पोखर के पास में जो है कुछ साइबर क्रिमिनल जो है बैठ के लगातार साइबर क्राइम कर रहे हैं। इस आलोक में साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल और यहाँ के इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक के नेतृत्व में और निर्देशन में नीतीश कुमार, अमृत कुमार राम और विनोद सिंह 3 पदाधिकारियों को हम लोग इस रेड में लगाए थे और उसके उपरांत जो है शामू पोखर जामताड़ा कलागंजिया जो मुख्य रोड है उसके पास में मैदान है, वहां से हम लोगों ने इनको पकड़ा है। के आलोक में हमारे द्वारा एक टीम का चयन किया गया है। यह टीम जो है जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सभी जेवर दुकानों का इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन में यह दिया गया है, सभी जेवर एसोसिएशन के साथ में हमारा बैठक भी हुआ है। उनको बताया गया है कि जो भी जेवर दुकान है वह अपने दुकान के आगे ग्रिल, उसके साथ चेन की सुविधा, सीसीटीवी अपडेट होनी चाहिए और इसके अलावा यदि अलार्म जो बड़ी दुकान है वो सभी दुकानों में अलार्म की सुविधा जो है युक्त करने के लिए कहा गया है। बीते रविवार को सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के तनिष्क शोरूम में 7 हथियार बंद आरोपियों ने लूट का प्रयास किया था।
हालांकि वे सफल नहीं हुए। उसके बाद से बोकारो पुलिस ने ज्वेलर्स दुकान की सुरक्षा को लेकर कई फैसले लिए। बोकारो पुलिस ने दुकानदारों को सुरक्षा कारण से दुकानों में प्रवेश के दौरान हेलमेट, बुर्का और मास्क लगे लोगों को प्रतिबंधित करने की बात दुकानदारों से की है। हालांकि बोकारो के डीआईजी ने भी धन्यवाद में पत्रकारों से बात करते हुए धनबाद और बोकारो में बुर्का पर बैन लगाने की बात कही है। इसको लेकर दुकानदारों का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए एक अच्छा फैसला है, क्योंकि सुरक्षा जरूरी होती है। कोई भी व्यक्ति अगर हेलमेट, मास्क लगा, बुर्का पहने अगर अचानक दुकान में प्रवेश करते हैं तो उसमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जहां पर ज्वेलर्स दुकान का सुरक्षा को लेकर देखिए लगातार यहां पर फैसले लिए जा रहे हैं। बोकारो से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि बीते रविवार को सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के तनिष्क शोरूम में 7 हथियारबंद अपराधियों ने लूट का प्रयास किया था। हालांकि वे सफल नहीं हुए और उसके बाद से बोकारो पुलिस ने ज्वेलर्स दुकान की सुरक्षा को लेकर कई फैसले लिए हैं, जिसके अंतर्गत बोकारो पुलिस ने दुकानदारों को सुरक्षा कारण से दुकानों में प्रवेश के दौरान हेलमेट, बुर्का या फिर मास्क लगे लोगों को प्रतिबंधित करने की बात दुकानदारों से की है। हालांकि बोकारो को डीआईजी ने भी धनबाद से में पत्रकारों से बात करते हुए धनबाद और बोकारो में बुर्का पर बैन लगाने की बात कही है। देखिए, पुलिस का कहना एकदम सही है। बुर्के में कौन आ रहा है, मास्क पहन के कौन आ रहा है, इससे कस्टमर की आइडेंटिटी का पता नहीं चल पाता है, जिससे कहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे भी हम लोगों ने अभी देखा भी है अन्य शहरों में, और जैसे बोकारो में तनिष्क शोरूम में हम लोगों ने देखा जो असफल प्रयास हुआ, तो पुलिस का कहना एकदम सही है कि दुकानों में अलार्म होना चाहिए और इस पे थोड़ा सा सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है। बहुत रूप में देखते हैं आप, मैंने उससे हम लोग को बहुत सेफ्टी मिलेगा और कस्टमर कहीं पहचानो कौन कस्टमर आ रहे हैं, कैसे लोग हैं, बहुत सेफ्टी मिलेगा हम लोग को। पूरा संतुष्ट है हम लोग उससे। डर तो रहता ही है, 4-5 लोग घुस गए तो डर तो रहता ही है मन में। अब थोड़ा सा ऐसा होगा तो देखने तो अच्छा लगेगा कि भाई कैसे लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां पर बताते चले कि झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को निर्विरोध चुना गया है। इसके साथ ही 21 राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी चुने गए हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश राज्यसभा सांसद आदित्य साहू पर जाकर खत्म हो गई है। ओबीसी को तवज्जो, झारखंड में नए बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू की ताजपोशी का बड़ा संदेश। एक बड़ा संदेश ये भी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार की ही तरह झारखंड में भी ओबीसी राजनीति को लेकर आगे बढ़ेगी। यूपी में पंकज चौधरी और बिहार में संजय सरावगी के बाद अब झारखंड में भी बीजेपी ने ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया है। राज्य में ओबीसी आबादी 50% से भी अधिक आकी गई है। बीजेपी के कई विधायक भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को देखिए निर्विरोध चुन लिया गया है। अब बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए वो नजर आएंगे। इसके साथ ही 21 राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी चुने गए हैं। इसके साथ ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश राज्यसभा सांसद आदित्य साहू पर जाकर खत्म हो गई है। ओबीसी को तवज्जो, झारखंड में नए बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू की ताजपोशी का बड़ा संदेश। एक बड़ा संदेश ये भी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह झारखंड में भी ओबीसी राजनीति को लेकर आगे बढ़ेगी। यूपी में पंकज चौधरी और बिहार में संजय सरावगी के बाद अब झारखंड में भी बीजेपी ने ओबीसी चेहरों पर दांव लगाया है। राज्य में ओबीसी आबादी 50% से भी अधिक आगे आकी गई है। बीजेपी के कई विधायक भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का निर्विरोध चयन हुआ है। 21 राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का भी चयन हुआ है। आदित्य साहू की ताजपोशी का ये बड़ा संदेश है। राजधानी के नाक में जब ऐसा जमीन छीना जा रहा है तो पूरे प्रदेश में किस प्रकार से गांव, गरीब और किसान के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का काम कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग, आप समझ सकते हैं। आज इस प्रकार से घुसपैठ किया इस राज्य में बड़े पैमाने पर यहां पर घुसने का काम कर रहे हैं। हमारी बेटी और बहनों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, इज्जत और आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पूरे देश से एक एक घुसपैठिया को चुन चुन करके निकाल के बाहर करने का काम करेंगे।
अब साहबगंज के जिले का मैं उधवा प्रखंड की बात बताना चाहता हूं। अनंत जी ने बहुत मार्मिक बड़े शब्दों में वो कहा कि साहबगंज जिला में उधवा प्रखंड है और 2014 से 19 के बीच में 9,000 मतदाता बढ़ गए। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने वाली है। इससे कार्यकर्ताओं में भाव जगा है कि आज जब आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो इस राज्य में रहने वाले हैं उनके मन में ये भाव जगा है कि हम भी कभी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। काफी अहम समय में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि ये 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। विपक्ष की भूमिका निभानी है, संगठन मजबूत करना है, 29 की रोडमैप तैयारी। इस प्रकार से राज्य में चलने वाली सरकार अन्यायी और अत्याचारी है। विकास से कोसों दूर भेजने का काम किया, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किसका अपहरण हो जाएगा, कब किसके घर से बच्चे उठा लिए जाएंगे, कब किस बच्ची को टेम्पो से घसीट करके उसका अपहरण करने का प्रयास किया जाएगा। और कड़िया मुंडा जैसे वरिष्ठ नेता हम लोग का अभिभावक हैं। देखिए, हम सबसे पहले तो हम ईश्वर भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि दोनों बच्चे सकुशल वापस आ गए। साथ ही हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हम धन्यवाद देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव न हुए होते, प्रशासन पर दबाव नहीं बनाए होते, तो शायद अभी तक ये शुभ संदेश हम लोगों को सुनने को नहीं मिलता। क्योंकि 2 दिनों तक जिस तरह से परिजनों को पुलिस के द्वारा उनको टहलाते रहे, उनकी बात को सुनी नहीं जा रही थी, थाना जा रहे थे लेकिन उन्हें गोल गोल घुमा रहे थे। तो अगर शायद पुलिस सक्रिय, जिस दिन घटना हुई पुलिस सक्रिय होती तो शायद उस दिन दूसरे दिन भी बच्चे मिल जाते, लेकिन पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली